आज हम शुरू करते हैं मानव का श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र पढ़ने से पहले आप ये जानते हो कि मानव शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है और सभी कोशिकाएं मिलकर अंग तंत्र बनाती है। तो मानव जो है वो ऑर्गन सिस्टम कोटि का प्राणी है और प्रत्येक अंग जब सुचारू रूप से कार्य करता है तो हर कोशिका को एनर्जी चाहिए और प्रत्येक कोशिका को एनर्जी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो पिछले सिस्टम में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि भोजन को आहार नाल में पचा के और उससे ग्लूकोज बनाया जाता है और कई प्रकार के भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनसे सरल कार्बनिक पदार्थ बनाए जाते हैं। वो सरल कार्बनिक पदार्थ सेल्स तक पहुँचते हैं और सेल्स में पहुँचने के बाद में उनका ऑक्सीकरण होता है। तो देखो किस तरीके से ऑक्सीकरण होता है। तो मान लो ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होगा तो इसमें ऑक्सीजन और इसके ऑक्सीकरण से CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बढ़ती है। ये एनर्जी काम में ली जाती है सेल्स के द्वारा और इस दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एक हानिकारक गैस बनती है जिसको हम कहते हैं CO2। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सेल्स में ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीकरण की जो क्रिया होगी उस ऑक्सीकरण की क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके CO2 बनाती है जो एक हानिकारक गैस है। तो ऑक्सीजन तो सेल्स तक पहुंचना और सेल्स में बने CO2 को शरीर से बाहर निकालना, इस पूरी प्रोसेस को हम श्वसन तंत्र कहेंगे। तो श्वसन तंत्र के अंदर यहाँ हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे कि किस तरीके से जो है श्वसन की क्रिया होती है, कौन कौन से श्वसन के अंदर ऑर्गन्स होते हैं। तो समझिए यहाँ पे कि मानव श्वसन तंत्र को हम कितने भागों में बांटते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, क्योंकि ये सिस्टम है तो सिस्टम जो है वो कई सारे अंगों का मतलब अंगों से मिलकर बना होता है। तो देखो यहाँ पे मानव श्वसन तंत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला ऊपरी श्वसन तंत्र या अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, दूसरा निचला श्वसन तंत्र जिसको लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे और श्वसन मांसपेशियाँ, श्वसन के अंदर कुछ मांसपेशियाँ भी होगी तो उन मांसपेशियों के द्वारा श्वसन की क्रिया की जाएगी। तो क्या क्या योगदान होता है, किस किस तरीके से ये मांसपेशियाँ काम करती है समझो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। तो यहाँ ध्यान दो, ऊपरी श्वसन की शुरुआत जो होती है वो नासा द्वार से होती है। ये नासा द्वार है, एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं। तो मानव में एक जोड़ी नासा द्वार होंगे और ये नासा द्वार से वायु को अंदर लिया जाएगा। ये नासा द्वार आगे चल के और नासिका में खुलते हैं। नासिका एक कैविटी होती है अंदर, जिसके अंदर जो है नासा द्वार से वायु अंदर प्रवेश करती है। यहाँ पे ध्यान रखना कि नासिका जो है, इस नासिका के अंदर कुछ रोम्स होंगे, बाल, इसके अलावा यहाँ श्लेष्म पाया जाएगा। तो ये बाल तो जो वायु अंदर ली जाती है वायुमंडल की उसको छानने का काम करते हैं, उसमें उपस्थित जो धूल के कण वगैरह जो है वो यहीं रोकने का काम करती है और यहाँ उपस्थित श्लेष्म जो है वो वायु को नम बनाने का काम करती है ताकि वायु नमी के साथ में अंदर जाए। तो ये नासिका हो गई, नासा द्वार हो गए, ये इसमें आएंगे ऊपरी सिस्टम में। तो 1 नंबर पर हो गया नासा द्वार, दूसरा नासिका और तीसरा जो ऑर्गन होगा वो होगा मुख। आपको पता है कि मुख से भी श्वसन की क्रिया की जा सकती है, लेकिन मानव में मेनली जो श्वसन जो है वो नासा द्वार से ही होता है, नासिका से ही होता है। मुख से श्वसन हो सकता है तो मुख भी इसमें आ गया और मुख जो है वो आगे जाके और गर्सनी में खुलता है। तो 3 नंबर पे आ गई गर्सनी। तो यहाँ गर्सनी से यानी नासा द्वार से वायु गर्सनी में आएगी और गर्सनी जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। तो फेरिंग्स के बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया कि ये 3 प्रकार की होती है, यानी इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला कंठ गर्सनी, नासा गर्सनी और अधोगर्सनी। तो यहाँ से जैसे ही वायु आगे बढ़ती है तो यहाँ वायु आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर एक एपिग्लोटिस पाया जाता है। ये एपिग्लोटिस ये निर्धारित करता है कि वायु तो जाए ट्रेकिया के अंदर और भोजन जाए ग्रास नाल के अंदर। तो ये जो है सुनिश्चित करने का काम गर्सनी करती है और गर्सनी में जैसे यहाँ वायु आती है तो यहाँ से डायरेक्ट एपिग्लोटिस हट जाए। एपिग्लोटिस जो होता है वो गुल्लेट को ढके रखता है और ग्लोटिस भाग खुला रहता है तो वायु ट्रेकिया में प्रवेश करती है। ट्रेकिया से यहाँ, ट्रेकिया के पहले यहाँ पर स्वरीय अंतर पाया जाता है। तो 4 नंबर पर हो गया स्वरीय अंतर। ये स्वरीय अंतर यहाँ पाया जाता है ट्रेकिया के
और गर्सनी के सिरे पर, और यहाँ पे ये जो स्वर यंत्र है ये 9 उपास्तिका बनी हुई एक संरचना होती है जिसपे कई महीन झिल्लियाँ होती है। इन झिल्लियों से होकर जब वायु गुजरती है तो उन झिल्लियों में कंपन होता है, उस कंपन की क्रिया के द्वारा आवाज़ निकलती है। जो हमारी आवाज़ जो हम बोलते हैं वो आवाज़ इसी स्वर यंत्र से निकलती है, तो यहाँ से होकर वायु अंदर जाएगी। तो ये 4 जो ऑर्गन्स है ये तो आगे ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत। अगली बात करते हैं अपन निचले श्वसन तंत्र की। तो निचले श्वसन तंत्र को अगर हम बांटे तो इसमें सबसे पहला ऑर्गन आएगा जिसको हम कहेंगे ट्रेकिया या श्वास नली, श्वसन नली, इसको हम कहेंगे ट्रेकिया। समझना यहाँ पे कि श्वसन नली जो है वो 5 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है। इस नली के अंदर की जो उपकला होती है, मान लो ये नली है, इस नली के अंदर की जो उपकला है वो कूट स्तरीय पक्षमा भी घनाकार उपकला उत्तक की बनी होती है, अर्थात सुडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम की बनी हुई होगी, और इसके अंदर छोटे छोटे पक्षमा पाए जाएंगे जो वायु के अंदर उपस्थित कणों को यहीं रोकने का काम करते हैं। इसके अलावा ये श्वास नली जो होती है वो सी आकार के उपास्थि के छल्लों की बनी होती है। तो यहाँ पर सी आकार के उपास्थि के छल्ले होंगे। ये उपास्थि के जो छल्ले हैं वो क्या करते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में इस श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि वायु नहीं होगी तो श्वास नली अपने आप ही पिचक जाएगी। तो इससे रोकने के लिए ये सी आकार के उपास्थि के छल्ले होते हैं जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं वायु की अनुपस्थिति में। तो ये होगी श्वास नली। तो 1 नंबर पे आ गई श्वास नली। ये श्वास नली गर्दन से होते हुए वक्ष में आती है, और वक्ष में आने के बाद में ये 2 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ ये 2 भाग देख रहे हो आप आगे आके, तो ये जो 2 भाग बने हैं इनको हम कहते हैं श्वसनी ब्रोंके। तो 2 ब्रोंकाई में बढ़ेगी, एक दाईं और एक बाईं। ये दोनों ब्रोंकाई जो है ये आगे जाके, यानी अगर हम इनकी बात करें तो ये प्राथमिक श्वसनी हो गई। इसके बाद में ये और आगे बढ़ेगी तो द्वितीयक सेकेंडरी ब्रोंकाई होगी, फिर इसके बाद में और बढ़ेगी तो तृतीयक ब्रोंकाई होगी। तो इस तरीके से तृतीयक ब्रोंकाई बनेगी। तो श्वास नली 2 नंबर पे हो गई श्वसनी, जिसको ब्रोंकाई कह रहे हैं। ब्रोंकाई हो गई प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये 3 आगे शाखाओं में बढ़ती जाएगी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बनती जाएगी। और इसके बाद में ये आगे चल के और तृतीयक जो है वो आगे और शाखाओं में बढ़ेगी जिसको हम कहेंगे श्वसनिका। तो ये आगे चल के श्वसनिका बनाएगी। तो यहाँ अंदर की तरफ छोटी छोटी श्वसनिकाएं बन जाएगी, और वो श्वसनिकाएं जो है वो आगे जाके और अंत में कुपिका में खुलेगी जिसको हम वायु कुपिका कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? वायु कुपिका। तो इस तरीके से श्वसनी के बाद में लास्ट आएगा वायु कुपिका। तो ये वायु कुपिका ही वो स्थान है जहाँ पर वायु का आदान प्रदान होता है। यही वो स्थान है जहाँ पर ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाया जाता है और ब्लड में उपस्थित CO2 को जो है कुपिका में वापस लिया जाता है और इसके थ्रू वापस शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये अंतिम जगह है जहाँ वायु का गैसीय आदान प्रदान होगा। यहाँ गैसीय एक्सचेंज के द्वारा CO2 और O2 को जो है वो एक्सचेंज किया जाएगा। तो इस तरीके से कुपिकाएं हो गई। अब 5 नंबर पे अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पे आएगा फेफड़े। इनको हम लंग्स कहते हैं। तो मानव के अंदर एक जोड़ी फेफड़ा पाया जाता है, ये लंग्स हो गया। फेफड़ा या फुफ्फुस। तो यहाँ बता दूं आपको कि मानव में एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं, दायां और बायां लंग्स होता है। यहाँ दोनों लंग्स जो है वो स्पंजी ऊतक के बने हुए होते हैं। और इन लंग्स के अंदर मैं बात करूँ तो देखो ये जो दोनों ब्रोंकाई जो बनी है, ये दोनों ब्रोंकाई यहीं से ही फेफड़ों के अंदर प्रवेश करेगी। फेफड़े के अंदर ही यहाँ ध्यान देना कि ये
ट्रेकिया दो भागों में बंटकर श्वसनी बना ली, दोनों तरफ की श्वसनी दाएं और बाएं फेफड़े में लंग्स में जाएगी और इसके अंदर जाके ये सेकेंडरी टर्सरी, इसके अलावा ब्रोंकियोल्स जिसको श्वसनिका कहते हैं और कुपिकाएं ये इसके अंदर ही होगी। तो ये स्पंजी उत्तक का बना हुआ गुलाबी कलर के दो फेफड़े होंगे। ध्यान रखना कि मानव का जो दाहिना फेफड़ा है वो आकार में थोड़ा छोटा थोड़ा चौड़ा होता है, इसके अलावा 3 पालियों में बटा होता है, जबकि बायां फेफड़ा जो है वो थोड़ा लंबा होगा और 2 पालियों में बटा हुआ होगा। इन फेफड़ों के अंदर हम बात करें तो इन फेफड़ों के अंदर श्वसनिकाएं, श्वसनिया, कुपिकाएं, लसिका, रक्तवाहिनियां ये सब यहाँ पर प्रवेश की हुई रहती है और इस श्वसनिकाओं का अंतिम सिरा जो है वो कुपिकाएं बनाता है। तो 3 लाख के लगभग कुपिकाएं पाई जाती है मानव के फेफड़े के अंदर, जहाँ पर वायु का आदान प्रदान होगा। ये कुपिकाएं क्यों होती है, इसका क्या वजह होती है समझना आप कि ये जो कुपिकाएं हैं ये कुपिकाएं इन फुफ्फुस के अंदर वायु के आदान प्रदान के लिए क्षेत्रफल एरिया बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि कुपिकाएं ज़्यादा होने से क्या होगा कि एरिया अंदर का बढ़ जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वायु जो है वो रक्तवाहिनियों के संपर्क में आती है, कैपिलरीज के संपर्क में आती है और ज़्यादा से ज़्यादा वायु का एक्सचेंज होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरी दीवार ही अगर इतना बड़ा फुफ्फुस सीधा इसके अंदर अगर वायु का आदान प्रदान होगा तो सिर्फ क्षेत्रफल कम होगा, इसका मतलब इसकी क्षमता कम हो जाएगी। तो ये कुपिकाएं जो है वो इसकी क्षमता को बढ़ाती है फेफड़ों की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वायु का एक्सचेंज या जो O2 CO2 है उसका एक्सचेंज यहाँ पर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड के अंदर प्रवेश कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा CO2 जो है वो ब्लड से फुफ्फुस के अंदर आ सके, यहाँ से वापस वायु को भेज दिया जाता है। अब अगर हम मानव के अंदर इन श्वसन नलियों के जाल को देखें तो हम यहाँ पाएंगे कि एक वृक्ष के जैसी आकृति बढ़ती है। देखो किस तरीके से बढ़ेगी, किस तरीके से ये शाखाओं में बढ़ती है। तो सबसे पहले हम बात करें, ये हो गई ट्रेकिया। इसको हम कह रहे हैं ट्रेकिया या श्वास नाल, ट्रेकिया। हमने कहा कि ट्रेकिया आगे जाके 2 भागों में बंटेगी, तो ये 2 भाग हो गए ट्रेकिया के, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ। तो यहाँ हम इन दोनों को कह रहे हैं ब्रोंकाई या श्वसनी। ये ब्रोंकाई हो गई श्वसनी। तो दाईं और बाईं श्वसनी, और दाईं और बाईं श्वसनी जो है वो कहाँ प्रवेश कर रही है, लंग्स में प्रवेश कर रही है। तो ये लंग्स में प्रवेश कर जाती है। लंग्स में प्रवेश करने के बाद में हमने देखा कि ये प्राथमिक है, फिर द्वितीयक और तृतीयक में बटेगी। तो यहाँ मैं देखो यहाँ बना रहा हूँ, ये प्राथमिक, फिर ये कौन सी होगी द्वितीयक, और ये द्वितीयक जो है वो पुनः आगे जाके और तृतीयक में बढ़ जाएगी। तो ये तृतीयक, और तृतीयक को मैंने कहा कि तृतीयक आगे चल के और शाखाओं में बढ़ती है। तो ये शाखाएं बढ़ गई, इनको हम कहेंगे श्वसनी, ब्रोंकाई। ये श्वसनी होगी। तो ये कई सारी श्वसनियाँ, और ये श्वसनियाँ जो है वो आगे जाके और एक कुपिका में खुलेगी, एक गुहा में खुलेगी, जिसको हम कहेंगे वायु कुपिका। और ये ब्रोंकियोल। तो ये वायु कुपिका, ये वायु कुपिका ही वो स्थान है जहाँ मैंने बताया कि वायु इस दिशा में पूरी आती है इनसे होते हुए और यहाँ पर वायु आ जाती है। और ये कुपिका ही वो स्थान है जहाँ पर वायु का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है समझो यहाँ पे कि मान लो ये कुपिका है, इस कुपिका के चारों ओर ब्लड वेसल्स या कैपिलरी होगी, जिसको हम रक्तवाहिनी कह रहे हैं, कैपिलरी, ये कैपिलरी होगी। तो यहाँ पे ब्लड जा रहा है, यहाँ ब्लड है, ये रक्त केशिका होगी, हर कुपिका के चारों ओर होगी। तो यहाँ पर वायु आ गई, इस वायु के अंदर O2 ज़्यादा है और CO2 क्या है कम, और ब्लड कैपिलरी के अंदर O2 कम है और CO2 क्या होगी ज़्यादा। तो यहाँ से CO2 तो आ जाएगी अंदर, और यहाँ से जो है ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चली जाएगी इसके अंदर। तो ऑक्सीजन तो आगे ब्लड कैपिलरीज के अंदर और CO2 चली गई
कुपिका के अंदर। तो यहाँ गैसीय एक्सचेंज होता है या गैसीय विनिमय होगा। तो इस तरीके से यहाँ गैसीय विनिमय होगा। तो दोनों लंग्स के अंदर गैसीय विनिमय होगा और यहाँ से जो है वायु वापस बाह्य श्वसन के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरीके से जो है वो मानव के अंदर श्वसन की क्रिया होती है। और यहाँ ऑक्सीजन जो है वो कहाँ आएगी, ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी और ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर। तो आप जानते हो कि बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन्स तक ब्लड जाएगा और वहाँ ब्लड से जो है वो O2 हर कोशिका तक पहुँचेगी और ब्लड में ही CO2 को वापस मिला लिया जाता है। तो यहाँ ब्लड जो है वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनके परिवहन का, इनके सर्कुलेशन का काम करता है। एक बात और ध्यान रखना कि मानव के अंदर ब्लड जो है, ब्लड की जो आरबीसी होती है उस आरबीसी में हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन संयोग करती है और CO2 जो होती है वो ब्लड की प्लाज्मा के साथ में घुलती है। तो इस तरीके से ब्लड जो है वो दोनों का यानी CO2 का और ऑक्सीजन का दोनों का ही परिवहन करता है और ये हर कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुँचाता है और वहाँ पर भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से एनर्जी बनती है। तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो यूज़ की जाती है। अब अगर हम मानव में श्वसन की क्रियाविधि को देखें तो देखो क्रियाविधि किस तरीके से होगी। मानव में श्वसन की जो बाह्य श्वसन की जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से, कैसे श्वसन की क्रिया कंप्लीट होती है समझो। तो श्वसन की क्रियाविधि को समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं, इसको एक प्रयोग के थ्रू समझते हैं कि कैसे श्वसन होता है। समझो यहाँ पे आपको एक बोतल लेनी है और उस बोतल को बीच में से तोड़ देना है। अब आपको एक वाई आकार की नली लेनी है, ये वाई आकार की नली हो गई, ये हो गई वाई आकार की नली। इसको बोतल में लगाना है और यहाँ पर इसको कॉर्क के द्वारा बंद कर देना है पूरा, ये पूरा बंद कर दिया। और इस वाई आकार की नली के दोनों सिरों पर आपको 2 गुब्बारे लगाने हैं। इसके बाद में आपको एक ब्लेडर लेना है फुटबॉल का और उस ब्लेडर को इस बोतल के निचले सिरे पर बांध देना है, ऐसे कस के बांध देना है। तो इस तरीके से बोतल जो है वो अंदर से वायुरोधी हो गई। अब आपको करना क्या है, आप जब इस ब्लेडर को पकड़ के नीचे खींचते हो तो ये गुब्बारे दोनों फूलते हैं और इस ब्लेडर को छोड़ते हो वापस, रिलैक्स करते हो इसको, तो गुब्बारे सिकुड़ जाते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे अंदर श्वसन की क्रिया होती है। यहाँ का सिद्धांत क्या वो समझो आप कि जब आप इस बोतल के लगे हुए इस ब्लेडर को जब नीचे की तरफ खींचते हो तो इसको नीचे खींचोगे तो बोतल के अंदर का आयतन बढ़ेगा, अंदर का आयतन बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, कम होगा। और जैसे ही दाब कम हुआ तो वायु अपने आप ही, आपको पता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है तो वायु अपने आप ही बाहर से अंदर आ जाएगी और जब वायु अंदर आएगी तो गुब्बारे क्या होंगे, फूल जाएंगे। जब आप इस ब्लेडर को छोड़ते हो तो अंदर आयतन क्या हुआ, कम हो गया और आयतन कम होते ही अंदर का दाब क्या हो गया, ज़्यादा, और अंदर के दाब ज़्यादा होते ही वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बाहर की तरफ चली जाएगी। तो आप जानते हो कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो जब आप इस ब्लेडर को खींचते हो और छोड़ते हो तो इस बोतल के अंदर का आयतन जो है वो बदलता है और इस आयतन के बदलने के कारण वायु अंदर बाहर आती है। ठीक ऐसा ही हमारे यहाँ पे होता है, हमारे अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया वो भी ठीक इसी तरीके से होती है। समझो किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो जिसको हमने ब्लेडर कहा, ये ब्लेडर जो है वो हमारे यहाँ वक्ष गुहा के नीचे कंकालीय पेशी का बना हुआ एक डायफ्राम पाया जाता है। ये डायफ्राम इस ब्लेडर का काम करता है। अब आप कहोगे कि ये जो बोतल के अंदर की जो यहाँ पर ये बोतल के अंदर की जो गुहा है ये किस तरीके से हमारे में होती है, तो हमारी जो वक्ष गुहा होती है सेम बोतल की तरह होती है। तो ये हो गई हमारी वक्ष गुहा। आपको बता दूं कि हमारी वक्ष गुहा सेम इसी तरीके से वायु रहित होती है, इसके अंदर वायु नहीं पाई जाती और ये ट्रेकिया इस वक्ष गुहा के अंदर ही होती है। तो वक्ष गुहा के आयतन को कम ज़्यादा करने के लिए क्या होगा कि हमारे जो चेस्ट है, हमारे जो वक्ष है, इस वक्ष के चारों ओर जो कंकाल होता है उसमें रिब्स पाई जाती है, पसलियाँ पाई जाती है। तो ये पसलियाँ हो गई और इन पसलियों के
चारों तरफ या पसलियों के ऊपर इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है, जिनको अंतरापरसुक पेशियां कहते हैं। ये अंतरापरसुक पेशियां दो प्रकार की होती है, एक अंतर अंतरापरसुक पेशियां, एक बाह्य अंतरापरसुक पेशियां। तो क्या होगा कि इन अंतर अंतरापरसुक और बाह्य अंतरापरसुक पेशियों में संकुचन और शिथिलन होता है, और इस संकुचन और शिथिलन से क्या होगा कि हमारे जो पसलियां वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आती है। तो ये मसल्स जो है ये अरेखित मसल्स है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो ये अपने आप ही इन मसल्स में संकुचन शिथिलन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता और कम होता है। क्यों? क्योंकि इनमें संकुचन शिथिलन से जो है वो पसलियां ऊपर और नीचे की तरफ आती है। तो ऊपर की और नीचे की तरफ आने से क्या होता है कि वक्ष गुहा का आयतन कम ज़्यादा होता है। तो मान लो कि इनर इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन हुआ है और आउटर इंटरकोस्टल मसल्स में शिथिलन हुआ है, तो उससे क्या होगा कि पसलियां बाहर की तरफ आएगी, डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। और जैसे ही आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा कि वायु बाहर से अंदर आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से डायफ्राम जब है वो ऊपर की तरफ जाएगा तो वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा, और वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा तो अंदर का दाब जो बढ़ जाएगा और वायु बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए पूरा का पूरा जो हमारी वक्ष गुहा होती है वायुरोधी होती है। अगर इस नली के अंदर वायु नहीं है तो ये पिचक सकती है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। तो इस तरीके से वक्ष गुहा के आयतन के कम और ज़्यादा होने से अंतः और बाह्य श्वसन की क्रिया की जाती है। जब वक्ष गुहा का आयतन अधिक होता है तो दाब कम होगा तो इस पूरे श्वसन मार्ग से होते हुए वायु अंदर की तरफ आती है। अंदर की तरफ आना जो होता है इसको अंतः श्वसन कहते हैं। और जब वक्ष गुहा का आयतन कम होता है तो दाब ज़्यादा होने से वायु बाहर निकलती है नासाद्वार से होते हुए पूरे मार्ग से होते हुए, और इसको हम कहते हैं बाह्य श्वसन। तो अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन के द्वारा वायु को अंदर लिया जाता है और बाहर छोड़ा जाता है, और ये कुपिकाएँ वो स्थान है जहाँ पर वायु का आदान प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से श्वसन की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को लेके और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है, जहां पर भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनती है, और इसी ऊर्जा से हमारे पूरे शरीर की क्रिया प्रणाली जो सुचारू रूप से चलती है। तो ये पूरे श्वसन तंत्र की जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।